अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से बहुत दिनों से एक फ़ैसले का इंतज़ार था जिसका आज ऐलान हो गया। शॉर्ट ऑर्डर तो आ गया है, उसका तफसीली फ़ैसला आइंदा चंद रोज़ के अंदर आ जाएगा। जो अभी तक जजेज़ ने सवालात किए थे और जो वकला बहस कर रहे थे, उसके बाद एटलीस्ट हम कुछ अपनी अपनी जहन में कुछ चीज़ें बना चुके थे, नक्श हो चुकी थी कि कौन से जज किस तरफ जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट के हवाले से 4-5 जजेस लगता था पहले दिन से कि वो इस मामले को सपोर्ट नहीं करेंगे, इसकी मुखालफत में जाएंगे, कि इस पार्लिमान को ये हक ही नहीं था। जस्टिस मुनीब, जस्टिस इजाजुल हसन, इनके सवालात बड़े क्लियर डायरेक्शन एक इंडिकेट कर रहे थे। और जबकि चीफ जस्टिस, उनको लगता था कि पार्लिमान की बालादस्ती, जस्टिस अतर मनैला भी उसमें शामिल है, इनका बड़ा क्लियर डायरेक्शन थी कि पार्लिमान की बालादस्ती जो है उसको तस्लीम करना चाहिए, उसका ये हक है कि वो कानून साजी करे। जो हतमी फ़ैसला जिसका ऐलान हुआ उसके अंदर भी कुछ ऐसे ही सूरत हाल है। 10-5 की अक्सरियत के साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया है कि ये पार्लिमान कानून साजी कर सकती है, उसको हक हासिल है। अपील 184(3) के नीचे क्या उसका हक है या नहीं है, उसके ऊपर 9-6 से फ़ैसला है, वो भी ठीक हो गया। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फ़ैसला है जो तीसरा हिस्सा है, वो कहता है 8-7 से मुस्तरद कर दिया माजी में किए गए 184(3) के फ़ैसलों के ऊपर जो अपील का हक था। इसमें बहुत सारे 184(3) के फ़ैसलों के बेनिफिशरी सामने आ सकते थे, लेकिन एक या दो नाम ऐसे हैं जो फौरी तौर पर हमें स्ट्राइक करते हैं। PMLN जब ये कानून साजी कर रही थी तो उनके सामने एक शख्स था जिसको मद्देनज़र रखते हुए एक कानून साजी की गई थी और उसका नाम है नवाज़ शरीफ। नवाज़ शरीफ और जहांगीर तरीन दोनों जब डिस्क्वालिफिकेशन उनकी हुई, पानामा केस वाला मामला नवाज़ शरीफ के सामने था और फिर एक फॉरेन प्रॉपर्टी वाला ही मामला जहांगीर तरीन के सामने भी आ गया, तो 184(3) के नीचे उनका केस चल रहा था। 62(1)(f) के नीचे उनकी नाअहली का फ़ैसला आया। फिर उसके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही पिटीशन फ़ाइल की गई कि ये नाअहली की मुद्दत के ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 रुकनी बेंच था आई थिंक जिसने ये फ़ैसला दिया था कि नाअहली ताहयात होगी। अब ताहयात नाअहली इंतहाई गैर मुनासिब फ़ैसला है, क्योंकि पाकिस्तान में कत्ल के मुजरिम को भी 14 साल सज़ा होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती, तो दुरुस्त फ़ैसला नहीं है। आम तासुर ये था कि 5 साल होना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर पार्लिमान ने फिर एक कानून भी बना दिया कि नाअहली 5 साल होगी। लेकिन आज जो ये फ़ैसला आया है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स का, इसने कुछ असूल वज़ा किए हैं। एक असूल तो यह है कि पार्लिमान कानून साजी कर सकती है, ठीक हो गया। अपील का हक 184(3) के नीचे होना चाहिए, वो भी ठीक हो गया। लेकिन माजी के फ़ैसलों रेट्रोस्पेक्टिवली उसका इतलाक़ नहीं होगा। अब वो जो 5 साल की नाअहली का कानून बनाया है कौमी असम्बली ने और सेनेट से भी वो पास होकर अब कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है, क्या उसका फ़ायदा नवाज़ शरीफ को होगा? मेरा ख्याल है कि उसका फ़ायदा नवाज़ शरीफ को नहीं हो सकता, क्योंकि उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट मौजूद है और जजमेंट उस आइन की शिक की 62(1)(f) की तशरीह कर चुकी है कि ये डिस्क्वालिफिकेशन लाइफ टाइम है। अब उसका एक विंडो सिर्फ नवाज़ शरीफ के लिए ओपन बचती है, बाकी विंडोज़ अब क्लोज़ हो चुकी हैं। वो विंडो क्या कहती है? वो विंडो ये कहती है कि किसी और केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट एक मामला टेकअप करे, 5 रुकनी 7 रुकनी बेंच जो है उसको टेकअप करे, और टेकअप करते हुए अपने तौर पर नवाज़ शरीफ की दरख्वास्त के ऊपर नहीं हो सकता, PMLN की दरख्वास्त के ऊपर नहीं हो सकता, खुद से वो किसी केस में सुन रहे हैं, सुनते हुए उसके अंदर जाकर कहें। एक आई थिंक फैसल वाडा साहब का केस था जिसमें चीफ जस्टिस ने ऑब्जर्वेशन दी थी कि ये काला कानून है लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन। तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट दोबारा से 62(1)(f) के ऊपर फ़ैसला दे दे और वो फ़ैसला ये कहे कि नहीं, ये ताहयात वाला मामला जो है ये फंडामेंटल राइट से मुतसादम है, पाकिस्तानी कानून और कॉन्स्टिट्यूशन की जो ओवरऑल स्पिरिट है उससे मुतसादम है, तो ये 5 साल से ज़्यादा या एक टर्म ऑफ द असम्बली से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक लास्ट ऑप्शन क्या बचती है कि नई असम्बलियाँ वजूद में आ जाए और वजूद में आने के बाद वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हुए ये 62(1)(f) के नीचे जाके उसकी वजाहत कर दें कि डिस्क्वालिफिकेशन 5 साल की होगी, लेकिन उसके लिए नवाज़ शरीफ कौमी असम्बली में इलेक्शन के लिए अहल नहीं होंगे। ये एक मुश्किल आन खड़ी हुई है। नवाज़ शरीफ उधर से लंदन से सऊदी अरब की तरफ रवानगी के लिए आई थिंक निकल चुके हैं और पहले उन्होंने उम्रे की अदायगी करनी है और फिर दुबई आना है और दुबई से उन्होंने 21 अक्टूबर को लाहौर पहुँचना है। तो अब तलवारें 2 लटक रही हैं उनके ऊपर। एक, क्या गिरफ्तारी होगी 21 अक्टूबर को या सीधा जलसागाह जाएंगे और जलसागाह जाने के लिए उन्हें प्रोटेक्टिव बेल मिल जाएगी, और दूसरा, क्या अहलियत के लिए कोई रास्ता खुलेगा या नाअहली बरकरार रहेगी। ये दोनों मामला PMLN की सियासत और नवाज़ शरीफ के लिए बहुत अहमियत के हामिल होंगे। आज जो प्रोग्राम में हमारे साथ उनसे इसी हवाले से सवाल जवाब होंगे। फैसल वाडा साहब सीनियर सियासतदान हैं, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब PMLN से हमारे साथ हैं और शुएब शाहीन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जमान भी हैं और मारूफ कानूनदान भी हैं। दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ जी। फैसल वाडा साहब, आपसे शुरू करूँगा।
आपकी पेशगोइयाँ भी और चीफ जस्टिस साहब के आज धुआंधार ऑब्जर्वेशंस भी, आपका क्या ख्याल है इस जजमेंट के ऊपर जो फैसला सामने आ चुका है? बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब। देखिए, मैंने तो ये बहुत पहले आपसे कहा था कि चीफ जस्टिस साहब कौम को मायूस नहीं करेंगे, और वैसा ही आपको लगा। तो मायूस ना करने से मुराद ये है कि आज जो फैसला आप समझते हैं अमी वंगों के अमंगों के मुताबिक है। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ आपको पहले दिन से कि 18 पॉलिटिकल पार्टियों को एक्सपायर 18 लीडरों को जब तक अगर साइड पे नहीं करेंगे और आपके ख्याल में ये फैसला उन 18 में से एक बंदे को साइड में करने का पहला स्टेप है? नहीं, मैं तो कहता हूँ, देखिए जी, मुझे 1 होते 6 होते मुझे नहीं पता, लेकिन आने वाले दिनों में मैंने आपको कहा 2 हीरोज अभी हमारे पास, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब जनरल आसिम साहब और दूसरे चीफ जस्टिस साहब। दोनों फाउंडेशन बड़ी तगड़ी डाल रहे हैं पाकिस्तान की, और उस पर कीचड़ की छत नहीं हो सकती। अगर वो सोच देखिए और उनकी क्रेडिबिलिटी देखिए और उनकी पास हिस्ट्री देखे, करियर देखे दोनों के, नवाज शरीफ के लिए चैप्टर क्लोज है कि खुला है? देखिए, इस मुल्क में चैप्टर खुला भी रहता है और बंद भी होता है, फिर हस्बा खुल भी जाता है। तो मैं उस पर तो पाकिस्तान एक नवाज शरीफ की जप्फी के ऊपर मुनसर है कि अब उनका चैप्टर खिड़की खुली रहती है कि मुकम्मल तौर पर उसको ताला लगा दिया जाता है? ये तो पाकिस्तान में आप ये नहीं कह सकते। आप जो प्रोग्राम कर रहे हैं इसमें कोई लकूना नहीं है, लेकिन इसमें लकूने में आपके ऊपर केस होता है, बंद हो सकता है। अल्टीमेटली फिर नवाज शरीफ की जो जप्फी है वो फैसला करेगी कि उनका रास्ता खुलता है। मेरा नहीं कहता एक वो जप्फी पॉसिबल नहीं, कोई फितरतन सारी 18 पार्टियों के अंदर बुग्स फौज के खिलाफ है, बयानात है, अदलिया के खिलाफ है। नवाज शरीफ साहब तो फाउंडेशन डाली है, उसको कैरी किया पीपल्स पार्टी ने, उसके आगे सारी पार्टियों ने, और उससे बहुत आगे जाके पीटीआई लेगी उसको बहुत आगे। तो इसमें तो कोई दौर नहीं। जजों को ब्लैकमेल किसने किया, जजों पे अटैक किसने किया सुप्रीम कोर्ट पे? वो दोनों काम ही करते रहे ना, वो प्यार मोहब्बत भी करते रहे, जप्फी भी डालते रहे। ये नहीं कि आगे साइड में लड़ाइयां नहीं लड़ी। ना कौम इसकी मुतमिल है, और दूसरा है कि अब हर चीज़ जो है। नवाज शरीफ के लिए दरवाज़ा खुला है कि बंद हो गया? क्लियर बताएं, फिर मैं आगे चलूँगा। बीच का है अभी तो, एक बीच पे एक पैर का दरवाज़ा खुला हुआ है। और वो खुला रखने के लिए क्या शर्त है, कैसे खुला रहेगा? वो जैसे 62 आपने एक्सप्लेन की, कैसे खुला रहेगा? जो आपने 62 की जप्पी, अब वो आप उसकी जो भी जप्पी कह ले या जो भी कह ले, जादू की जप्पी कह ले। तारिक साहब से पूछने से पहले शोएब साहब से भी पूछ लें, फिर इसका जवाब अल्टीमेटली तारिक साहब से लेना। आप शोएब साहब, आप क्या फरमाते हैं? आज जो फैसला आया आप उससे मुतमईन हैं? हम तो ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मुतमईन है, लेकिन मेरा तो पहले दिन से एक पॉइंट ऑफ व्यू था जो माइनॉरिटी व्यू है। मेरा एक लिहाज से जो मेजॉरिटी व्यू आया है, जो 8 जज, बड़ा आपने देखा बड़ा इंटरेस्टिंग फैसला है। मिनॉरिटी व्यू जो ये आया कि सारी पटिशनें डिसमिस, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि ये कानून अच्छा है, बट 2 चीज़ें हैं इसमें अंदर गलत हैं। एक रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेबिलिटी गलत है, नंबर 2 इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होनी चाहिए थी। इसलिए इसके अंदर जो एक पॉइंट ऑफ व्यू था जिस पे हमारा हमेशा इख्तलाफ रहा कि ये पर्सन स्पेसिफिक लॉ है, ये सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट करने के लिए नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट ने फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट की वो 55 नंबर क्लॉज को अभी शॉर्ट ऑर्डर में एड्रेस नहीं किया। वो तफसीली फैसले में उसको एड्रेस करेंगे उस इशू को, क्योंकि वो एक रुकावट थी। इसमें आर्टिकल 191 है ना, तो उसके अंदर उन्होंने सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ को उनको भी इंटरप्रेट करना है, क्योंकि उसके अंदर आप इनलार्ज तो कर सकते हैं। 191 तो एड्रेस हो जाएगा, जो 55 वाला इशू है ना वो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 55 रुकावट, क्योंकि उसके अंदर है कि आप कर्टेल करना चाहो अगर जज उसकी पावर्स को, तो फिर आप सब सुप्रीम कोर्ट की जो रूल्स मेकिंग है उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो असल बात यह है कि लेकिन चूंकि ये शॉर्ट ऑर्डर है, लेकिन बड़ा अहम और जो रेट्रोस्पेक्टिव वाला है वो उन्होंने उड़ा दिया। बड़ा इंटरेस्टिंग ये ऑर्डर है। अगर आप देखेंगे 5 जज साहबान, मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने तो एज ए होल शुरू से ही कह दिया कि इसको एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर था। वैसे जस्टिस मुनीब और जस्टिस इजाज जो कुछ सवाल कर रहे थे, पता था कि वो क्या करना है। आपकी राय 100% ठीक है। अब आगे आते हैं, इनमें एक ऐड हो जाते हैं जस्टिस याहिया अफरीदी जो अपील के ऊपर मुखालिफ गए हैं। हाँ, वो कहते हैं अपील नहीं होनी चाहिए, ये रिव्यू का राइट काफ़ी है। यानी प्रिजम्पशन ये है कि वो ये कह रहे हैं कि अपील का राइट ना दें, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू का राइट काफ़ी है। 8 साथ में याहिया अफरीदी के साथ और कौन शामिल हुए? और शामिल हुए हैं, उसी में मैं आ रहा हूँ, हसन अजहर साहब और मोहम्मद अली मजहर साहब। और वो उधर शामिल हुए हैं कि लॉ ठीक है, लेकिन ये जो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेबिलिटी है, 3 मुअज़्ज़ज़ जज साहब, याहिया अफरीदी साहब, मोहम्मद अली मजहर साहब और हसन अजहर रिजवी साहब। असल में अब जो ऑर्डर आ गया है उसमें नामों में जाए बगैर अब ऑर्डर की हैसियत यह है कि लॉ मेकिंग तो उन्होंने कहा पार्लियामान की बालादस्ती है, वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव जो आपने अपील का राइट दिया, दिस इज रॉन्ग या दिस इज नॉट अलाउड। नवाज शरीफ के ऊपर इसका क्या असर है? नवाज शरीफ को कोई बेनिफिट नहीं मिलना। जिस मकसद के लिए ये कानून बनाया गया था वो फौत हो गया। एक चीज़ से ऐड कर दूं, जो है ना, वो 5 मेंबर बेंच का फैसला था जिसने लाइफ टाइम ये कहा था। 5 था या 3? 5 बेंच था।
और एक चीज़ और, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने, एहसन बोन ने अपने तई एक रिव्यू पटिशन, टाइम बार रिव्यू पटिशन फाइल कर रखी है कि इस कानून को तब्दील कर दो जो आपने जजमेंट दे रखी है। अब ये वाला फैसला है, इसके बाद अब अगर इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट दोबारा टेकअप करती है किसी केस के अंदर, तो वो उनकी अपनी स्वाबदीद है, वो 5 रुकनी 8 रुकनी करें, क्योंकि इस पे अपील बिल तो अब नवाज शरीफ या जहांगीर तरीन दोनों नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन अब अगर, हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है, अब जो भी फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट अपनी स्वाबदीद पे करेगी। लेकिन एक बात बड़ी अहम है, जो भी फैसला 184(3) में होगा वो तो रिव्यू है ना, रिव्यू का तो लिमिटेड स्कोप होता है, और रिव्यू के बाद तो कोई और अथॉरिटी होगी नहीं। लेकिन अब जो भी 184(3) में फैसला होगा फ्यूचर के लिए, उस फैसले की अपील डायरेक्ट जाएगी लार्जर बेंच में, इधर ही इंट्रा कोर्ट अपील। 184(3) में जो भी फैसला होगा, मसलन 17 जज होते हैं टोटल, अभी तो 15 थे ना, हैं भी 15, 17 जज सैंक्शन स्ट्रेंथ है। इसका मतलब ये है कि 8 से ज़्यादा जजेस नहीं सुनेंगे आज के बाद 184(3) के प्रोसीडिंग के केस को। अगर 8 से ज़्यादा हो जाएंगे, मसलन तो 9 जज हो गए, अपील के लिए जगह नहीं वो बचेगी, अपील इन्फ्रक्चर्स हो जाएगी, वो हो नहीं सकता। तारिक फजल साहब से पूछते हैं, ये थोड़ी सी मुश्किल बात हो जाएगी आम लोगों को समझ, लेकिन नवाज शरीफ के ऊपर क्या असरात है आज के फैसले के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साहब 2 चीज़ें मैं बरह रास्त उस बात पे आने से पहले कि मियां नवाज शरीफ साहब पे क्या असरात हैं इस फैसले के, एक बात जो मुझे आज सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बात 2 एस्पेक्ट से अच्छी लगी। एक ये थी कि हमारी मुतअद्दिद दफ़ा दरख्वास्तों के, अपीलों के बावजूद, चिल्लाने के बावजूद, मीडिया पे शोर मचाने के बावजूद कभी भी फुल कोर्ट का इनेकाद नहीं किया गया, और फुल कोर्ट जो है उसने केसेस को नहीं सुना। और मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ने, काजी फायज़ ईसा साहब ने आते साथ ही एक अच्छी रिवायत डाली कि तमाम जजेस बैठ के केसेस सुन रहे हैं। दूसरी बात यह कि पार्लिमान की अपनी जो एक, मैं इसे बालादस्ती नहीं कहूँगा, मैं इसे ही कहूँगा कि आइन के अंदर जो प्रोविज़न है, जो स्ट्रेंथ है, जो वेटेज है और जो काम है पार्लिमान का, उसको एक्सेप्ट किया गया है। ये एक बड़ी खुशाइन बात है। जो चोजन रिप्रेजेंटेटिव का राइट है जो अवाम ने दिया है, उसको एक्सेप्ट किया गया, उस हक को तस्लीम किया गया। लेकिन इसके अंदर एक ऑर्डर के अंदर एक और मुस्बत चीज़ है जिसको बाज़ लोग जजेस की तकसीम कहते हैं। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के ज़माने से एक मनफी रुझान आया था कंसेंसस जजमेंट वाला, 5-0 से फैसला, 8-0 से, 7-0 से फैसला। उसको आज काजी फायज़ ईसा ने लाइव टीवी पे पूरी कौम के सामने बहस करके उस चीज़ को ख़त्म कर दिया। आप अप्लाई योर माइंड, इसलिए आप सुप्रीम कोर्ट में बैठे, अप्लाई योर माइंड। ये ज़्यादा एक अच्छी बात है। कर दूं, उसमें सिर्फ एक फैसला आया था, जस्टिस एजाज अफजल जो मानसेरा के जज थे, सिर्फ उसने एक केस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दिया था, बाकी सारी जजमेंट्स यूनानिमस होती थी। 17 के 17 जजेस का यूनानिमस फैसला होता था। तो ये मैं ऐड कर दूं, मैंने कहा ये मैं अर्ज कर दूं कि ये तीसरी अच्छी बात है जो आपने की है। बाकी ये कि ये कहना कि कोई कानून जो है वो पर्सन स्पेसिफिक है और किसी एक फ़र्द के लिए बनाया गया है, इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी ही है कि जैसे फैसल वाडा साहब के घर को जो सड़क जाती है, ये अगर बनवा लें 5 किलोमीटर होगी, 10 किलोमीटर होगी, मैं मिसाल दे रहा हूँ, लोग कहेंगे जी ये तो उन्होंने अपने लिए बनाई है, लेकिन ये तो दिन में एक दफ़ा गुजरेंगे, दिन में लाखों गाड़ियाँ वहाँ से और भी गुजरती हैं, वो अवामुल नास का एक फ़ायदा होता है। लाहौर में जिस जगह अब ये उस जगह का क्या नाम है, जाती उमरा, उसके लिए सड़क बनवाई तो उन्होंने ही थी, लेकिन उसमें बाकी लोग भी चले जाते हैं, चलो उनका भी भला हो जाता है। मियां साहब ने जब वहाँ पे मिसाल के तौर पर मैंने कहा मिसाल दी है, तो मिसाल तो वहाँ पे सड़क भी थी, मिसाल तो दे दे, लोग पहले से गुजर रहे थे। नहीं है तो ना करें, ऐसे ना करें। सर सबसे बड़ा दुनिया का जो तबलीगी सबसे बड़ा जो दुनिया का घर है नवाज शरीफ, और वो उसी सड़क से गुजर के जाते हैं। मैंने कहा आपने ये कहना है सबसे बड़ा दुनिया का घर नवाज शरीफ। मियां साहब की जमीन खरीदने से पहले सबसे बड़ा इज्तिमा जो है वो रायमंड में होता रहा, और लोग वहीं से गुजरते रहे। 25,000 जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, ये ज्यादा बेहतर जानते हैं। नहीं कोई 25,000 कनाल सड़क उसी के लिए बनाई गई थी। चलो खैर ठीक है, चलो आगे चलते हैं। शहबाज शरीफ साहब ज़ीरे अल्लाह थे सड़क भी ना बनाते हैं। दूसरी बात यह है कि जो वाडा साहब ने बात की है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता कि जनाब किसी को साइड पे कर दिया, किसी को नई साइड पे कर दिया, इसलिए फ़ैसले नहीं होते। और मौजूदा सुप्रीम कोर्ट से तो मुझे बिल्कुल तवक्को नहीं है कि वो फैसला पर्सन स्पेसिफिक होगा। चलें दोबारा ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं। पर्सन स्पेसिफिक आपने लॉ बनाया था सुप्रीम कोर्ट, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि मौजूदा सुप्रीम कोर्ट से, उसका मैंने जवाब दे दिया आपको, लेकिन मैंने कहा कि मौजूदा सुप्रीम कोर्ट से कम अज़ कम मुझे तवक्को नहीं है कि कोई फ़ैसला पर्सन स्पेसिफिक होगा। आज आपको पता है जो जजेस की तकसीम है, बड़ी मज़े की तकसीम है। जो 10-5 वाला है और जो 9-6 वाला है, उसमें इख्तलाफी जजेस वो हैं जिनको आम तौर पर PMLN के तमाम लोग मंसूब करते थे कि ये बंदियाल कोर्ट है, ये बंदियाल के जज हैं। जस्टिस मुनीब है, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी है, जस्टिस एजाजुल हसन है, आप सारे खुले प्रोग्रामों में नाम लेते थे।
उन्होंने उससे इख्तलाफ किया। लेकिन जो 8-7 वाली तकसीम है जिसने रेट्रोस्पेक्टिवली रिजेक्ट किया है, उसमें जो चाहते थे कि वो तरमीम बरकरार रहे, उसमें जस्टिस काजी फायज हिस्सा हैं, जस्टिस अतर मनिल्ला हैं, लेकिन बाकी अक्सरियत ने उसकी मुखालफत की। उन्होंने कहा नहीं, रेट्रोस्पेक्टिव तो आइन की रूह के मुनाफी है, फारिग। नहीं, मैं अब जजेस की नाम और उनकी तकसीम के ऊपर तो कमेंट नहीं करूंगा, नहीं, वो आप ही मुनासिब भी करते नहीं रहे है। हो ना माजी में, मसला ये था, हम तो लेकिन कभी बात नहीं ये है करते नहीं, थे। जो चीज़ें देखिए अच्छी हुई हैं अपना शोएब साहब, वो मैंने अप्रिशिएट की नहीं, हैं, आप भी अप्रिशिएट करेंगे ये जो कि लाइव टीवी हम के तो ऊपर पहले चल कर रही है, रहे हैं। प्रोसीडिंग्स चल रही रेट्रोस्पेक्टिव वाली जो हैं। अगर ये हमारी बात आप डिसमिस हुई है, आज उसके से बाद पहले मान लेते तो हम उस वक्त इसको अप्रिशिएट कर नवाज रहे शरीफ होते। के लिए कुछ सवालिया निशान है। देखिए, नवाज शरीफ उम्रा करने जा रहे हैं अल्लाह पाक के घर, अल्लाह पाक उनकी हाजिरी कबूल फरमाए। मैं उस पर उसके कमेंट बाद करूंगा जो दुबई आपने- आना है उन्होंने, इंशाल्लाह। दुबई आते आते कहीं डामाडोल ना हो जाए। नहीं, डामाडोल बिल्कुल भी नहीं होंगे इंशाल्लाह। जो उनका प्रोग्राम है पाकिस्तान वापसी का 21 अक्टूबर का, वो इंशाल्लाह अपनी जगह पे कायम और दायम है। उसका इस फैसले से, सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो 3 दफ़ा मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, ये उनका मुल्क है, यहाँ पे आना, यहाँ पे सियासत करना, ये उनका राइट है, और उसी के मुताबिक वो प्रोग्राम के मुताबिक आएंगे इंशाल्लाह। ये मैं बात बिल्कुल आपको क्लैरिटी से बता रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि मैंने शुरू में भी ये बात कही थी, जब ये कहा गया ना कि मियाँ साहब आएंगे, कुछ लोगों ने कहा जी कि वो उनके केसेस पेंडिंग हैं, तो हमने ये कहा था कि हमारी लीगल टीम उसके लिए कानूनी रास्ता अख्तियार करेगी। आज भी हम वही करने जा रहे हैं। जो पाकिस्तान के कानून में हमें रियायत मिल सकती है या फ़ायदा किसी भी पाकिस्तानी को हासिल हो सकता है, वो हम लेने की कोशिश करेंगे। वो हमारा एक राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। नवाज शरीफ के कोई इरादे कमज़ोर तो नहीं पड़ जाएंगे? दुबई आते आते सोचें कि पहले पूछ लें कि आऊँ अभी, रुक जाऊँ अभी कुछ 4 दिन और यहीं आराम कर लूँ। बहुत शुक्रिया। फिर से मैं आपको वही बात याद दिलाऊंगा कि 21 को मेरी सालगिरह है। मेरे लिए अच्छा दिन है पैदाइश का, मेरी उनके लिए शायद अच्छा ना हो। ये आप क्यों कहते हैं आपकी पैदाइश का दिन उनके लिए अच्छा नहीं होगा? मतलब उस दिन कोई एडमिट मौका तो नहीं था पाकिस्तान में? इसलिए कि मैं पाकिस्तान के भी अकेला ज़ात एक ऑपोजिशन हूँ, बाकी तो सब आपस में एक साथ जुड़े हुए हैं। लड़ियाँ टूट जाती हैं इलेक्शन के टाइम पे। आपको भी शक है नवाज शरीफ क्या? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल शक। हालांकि उन्होंने टिकटें भी कटाई हुई हैं, आगे जहाज पिछली भी बार भी ऐसा ही हुआ ना कि उनको जो डॉक्टर्स ने कहा वो सऊदीया तक आए, दुबई तक आए, 1.5 घंटा दूर अपना मुल्क जिनको उन्होंने दूध की दायरों में जमहूरियत में बनाया, उससे वो मफरूर रहे, फरार रहे, इश्तिहारी हो गए। लेकिन यहाँ ना मुनासिब नहीं समझा। यहाँ आते हैं वो तब भी ठीक होती है जब इकतदार मिलता है। मेरा ख्याल है वैसे आप वो पाकिस्तान आएंगे, मेरी राय यहाँ आपसे इख्तलाफी है, क्योंकि वहाँ से वो मैं तो बता रहा हूँ 50-50। अगर वो नहीं आते तो उनकी पार्टी इलेक्शन में खड़ी नहीं होने के काबिल होगी। वो एक बंदा है जिसके ऊपर पूरी पार्टी ने अपनी पॉलिटिक्स को खड़ा किया हुआ है। शहबाज शरीफ ने उसको डुबोने के लिए जो कुछ कर सकते थे किया। तो अगर नवाज शरीफ भी नहीं आएंगे तो फिर आप इलेक्शन ये किस कह पर रहे हैं करेंगे? कि 24 करोड़ लोग जो हैं वो माजी भूल गए हैं, 16 महीने की कारकर्दगी भूल गए हैं कि वो तो शहबाज शरीफ की है ना, उसको तो शहबाज शरीफ कौन फील्ड है? में जा ही नहीं शहबाज शरीफ साहब सकता, कौन है? इसलिए तो उनके नवाज भाई शरीफ को बुला वो रहे हैं। उनके भाई हैं, ठीक है जी। को जो 164 का बयान था जिसमें मफरूरी 5 साल गुजारी, प्राइम मिनिस्टर के जहाज में चले गए साग डार साहब, वो वापस आए, सेनेट बहाल की, केस बंद किए, वजीर खजाना बन गए। अंडर ड्यूरस बयान की कोई हैसियत नहीं होती ना, अपने बंदूक रख के बयान ले लें, कुछ भी लिखवा लें। फिर तो केस मुल्क में किसी भी चीज़ की कोई हैसियत ही नहीं है ना। मैं यही तो कह रहा हूँ। स्टेटमेंट देखिए कौम को मैं फिर वही कहूँगा जो मैं रिपीट करता आ रहा हूँ। अगर कौम ने फिर अपने बच्चों को रोटी के लिए 10-10, 12-12 साल के बच्चों को नौकरी के लिए भेजना, उनका रेप कराना, या तो आप कहें कि नवाज शरीफ आज के फैसले से मुस्तकिल आउट हो गया, तो फिर तो मैं आपकी बात सुनता हूँ। आप कहते हैं दरवाज़ा भी खुला है, तो इसका मतलब है कि दरवाज़ा खुला है। दरवाजा काफी हद हो गया, लेकिन अगर आप उसके बीच में बोतल फंसा दे उतना तो 5 साल खुला रहता है। नहीं, इसका मतलब है कि खुला है, अभी बंद नहीं हुआ। बंद वो है जो बंद है, बंद वो होता है, इसको लॉक कर देते हैं। तो अभी लॉक नहीं हुआ, सवाल ही पैदा। तो वापसी का रास्ता खुला है उनका, और मेरा ख्याल है आएंगे 21 को। चले आ जाएगी, तो अच्छी बात है। एक चीज़ मैं मुख्तसर तौर पे अर्ज़ कर देता हूँ कि जहाँ पे फैसल साहब कह रहे हैं कि क्रेडिट में फ़लाँ है और डिसक्रेडिट में फ़लाँ है, 16 महीने की जो कारकर्दगी थी वो PDM की थी, हम उसमें इत्तेहादी थे। जो हमारे से में शेयर आएगा वी विल रिप्लाई दैट ना, वो तो अवाम ने फैसला करना है। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब के क्रेडिट में उनके जो 3 अदवार हैं बाहैसियत वज़ीर आज़म, वो हमारे पास मौजूद है, और वो इतना बड़ा क्रेडिट है कि वो इंशाल्लाह ताला अगले इलेक्शन में आप देखेंगे कि गेम चेंजर होगा गेम चेंजर PMLN के लिए। यस, थोड़ा कुछ कह सकता हूँ सर? अब अच्छा कह लें आप, फिर शायद साहब के पास इनकी बात, डॉक्टर साहब की बात के बाद मैं याद दिला दूं कि सिर्फ एक प्रोजेक्ट जिसमें हम कशकोल लेके फिरे पूरी दुनिया के अंदर, IPPs का, बिजली का, वो हमने डॉलर्स में किया है, और 44,000 का किया, हम इस्तेमाल करें ना करें। तो ये कारकर्दगी जो जमहूरी जनाजे हैं पुराने,
नहीं, बात ये है कि अगर आईपीपीज के दो हिस्से हैं, केस एक अगर- आईपीपीज पीपल्स पार्टी के दौर में लगे हुए हैं और एक है सीपैक के नीचे जो शहबाज शरीफ साहब ने पार्टियां कह रहा हूँ सर। शहबाज स्पीड जो दिखाई थी पंजाब के अंदर, साहिवाल कोल और दूसरे वो गले पड़े हुए हैं। मुझे मैं फिर वहाँ पे रिपीट करूंगा फिर क्या देखिए जी। शोएब शाहीन साहब, शोएब शाहीन साहब। नहीं, अगर आप इवेंट बाई इवेंट, प्रोजेक्ट बाई प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मजमूई तौर पे आप 16 महीने की टूटा भी कार हमारे कर- दौर में था, मियां नवाज शरीफ के दौर में, दोबारा बनाया भी, IMF तामीर से भी इतना जान बड़ा भी सारा हमारे आपके दौर दौर में में, जो है इतना वो बड़ा खलासी सारा हुई थी तामीर भी आप ही के पाकिस्तान दौर की। में हुआ है। नहीं, तामीर कोई नहीं हुआ हमारे क्यों दौर नहीं में, हुआ? बिल्कुल 16 पाकिस्तान महीने में स्टेबल क्या था किया आपने? कि IMF के बगैर हम सर्वाइव कर रहे थे, अल्लाह के फजल से। अल्लाह ताला ने बहुत फजल किया हुआ था। देखें ये जितनी रिकॉर्ड महंगाई, रिकॉर्ड बेरोजगारी, जीरो ग्रोथ, $325 पे डॉलर, ये सारा आप ही के दौर के तोहफे हैं। पिछला देखें ना आप जरा, 2000 शोएब साहब को गुफ्तगू में 2013 के बाद 18 के बाद का दौर देखें आप। शोएब साहब जो कुछ कवानीन थे उनका लगता था कि ये बड़े दूर रस नताइज होंगे। एक नैब लॉ है, नैब लॉ बंदयाल साहब जाते हुए फैसला कर गए हुए हैं, अभी उसके ऊपर अपील शील मेरा नहीं ख्याल है फेडरल गवर्नमेंट ने की है। ये मालूम नहीं है कि आज वाले इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर जो फैसला है इसके बाद जाके कोई दरख्वास्त ना दे दे सुप्रीम कोर्ट में। नैब का भी असरात आने हैं अभी। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त बात की है। देखें, नैब लॉ को तो बंद करना या चेंज करना ये बहुत जुल्म था। मुझे देखें, उस नैब लॉ जो कहते हैं बड़ा सख्त लॉ था, इर्रेस्पेक्टिव के पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए हर जमाने में इस्तेमाल हुआ, आज भी हो रहा है। डे वन से मुशर्रफ ने शुरू कर दिया था पीपल्स पार्टी के लेकिन बंदे मुझे तोड़ने। बताएं कि अगर इमरान खान के खिलाफ 180 से ज़्यादा मुकदमात बन गए तो इसका मतलब है हम पुलिस बंद कर दें, PPC ख़त्म कर दें? ये तो नहीं हो सकता ना। यानी इतने सख्त कानून के बावजूद भी अगर करप्शन हम नहीं रोक सके तो इसका मतलब है कि अगर बिल्कुल हर चीज़ ओपन कर देंगे तो फिर क्या होगा? करप्शन कौन रोकेगा? ये जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स बैठे हुए हैं, यानी आप ये कहते हो बेनामीदार भी कोई इशू नहीं है, जिसके नाम आप फैमिली के नाम पैसे रखो, जो चाहो करो, शोएब साहब भी होते रहो। ये कुछ एक जुमला बोलते हैं बार बार अपने फैसल वाडा साहब, वो कहते हैं ये 18 बंदे जो पुराने फारूक होने वाले 18 है या 8 हैं, उनमें से कुछ लोगों के ऊपर तलवार लटक रही है कानून की, नैब की, कुछ के ऊपर तलवार लटक रही थी इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाले की, कुछ के मामलात खुल जाएंगे, वो ये हुंडी वाले अकाउंट्स के ऊपर आ जाएंगे, FIA के ऊपर आ जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं जो इलेक्शन से पहले कुछ लोगों की सियासत के ऊपर असरात मुरतब कर सकती है। आपकी ऐसी एंटिसिपेशन है? देखिए बिल्कुल होगा, लेकिन उसका इलेक्शन से ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। जो एहतसाब है वो अक्रॉस दी बोर्ड हर ज़माने में फ्री एंड फेयर होना चाहिए, उसमें ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ जुल्म ना हो, किसी के साथ ज़्यादती ना हो। पाकिस्तान में एहतसाब फ्री फ्रॉम फेयरनेस होता है, ये आप जेहन में रखिए। लेकिन देखें, फ्री एंड फेयर नहीं होता, फ्री फ्रॉम फेयरनेस होता अच्छा चले, फ्री विदाउट फियर एंड फेवर होनी चाहिए। मैं मुझे इसको यूं कर आपको देता हूं। मुझे फिक्स करना हो आपको तो मैं आपको किसी भी वक्त फिक्स कर लूंगा, लेकिन आपको साफ करना हो तो कोई करना हो तो कहेंगे कि शोएब साहब से नेक बंदा ही कोई नहीं है। इसी से तो खराबियां पैदा होती हैं। यानी जो एस्टेब्लिशमेंट का पसंदीदा आदमी है उसको तो उठाकर हम बाल की तरह उठा करके मक्खन में से साइड पे निकाल दें, और जिसके साथ हमने अपने हिसाब पूरे करने हैं उसको उठा करके हम बंद कर दें। ये जुल्म है और लोग इसको फिर इसलिए एक्सेप्ट नहीं करते। इदारों के ऊपर ट्रस्ट क्यों ख़त्म हो गया? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो 2 फैसले किए हुए हैं, नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन का, सादिक और अमीन नहीं रहे नवाज शरीफ, और इमरान खान सादिक और अमीन हो गए। दोनों फैसले इतने कंट्रोवर्शियल हैं कि सुप्रीम कोर्ट को अपने उन फैसलों के ऊपर रिव्यू करके कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए, दोनों फैसलों के ऊपर, नवाज शरीफ वाले के ऊपर भी और इमरान खान वाले फैसले के ऊपर भी। सुप्रीम कोर्ट को किसने ये अथॉरिटी दी थी कि वो उसको बोले कि तू सादिक और अमीन नहीं है, तेरी लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन, और इमरान खान को उसी नौयत के इल्ज़ामात के ऊपर बोले कि तू सादिक और अमीन। ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बदतरीन मिसाल थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज और मियां नवाज शरीफ साहब को जिसके सजा दी गई, वो ज़ेरे बहस नहीं था, वो इशू ज़ेरे बहस एक बात सिर्फ वो अकाउंट रिसीवेबल निकाला, उनको जनाब आपका काम बात सिर्फ ये नहीं, बदतरीन मिसाल थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट खुद मुलव्वस आपकी राय दुरुस्त हो सकती है, लेकिन मैं इससे आगे जाता हूँ। मैं आपको एक बात बता दूँ, देखें, जब जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले हों या लोअर कोर्ट्स के फैसले हों या इदारों के फैसले हों, जब वो किसी कंसिडरेशन की बुनियाद पर आएंगे, पसंद नापसंद पे आएंगे, तो उसके नुकसानात हम उठा रहे हैं आज तक। मुझे बता दें, वो दोनों फैसले एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी और मंशा से आए थे, आपकी दोनों फैसले। मुझे बता दें, आज जो कुछ हो रहा है, इमरान का फैसला भी, नदीम साहब आज की तारीख में आ जाओ, आज जो कुछ हो रहा है, आप बंदे उठाते हैं, आपका होम मिनिस्टर कहता है एक सिंध का कि वारंट ऑफ अरेस्ट, आपने बंदा गिरफ्तार कर लिया, कानून ये आईन ये कहता है आर्टिकल 10 24 घंटे के अंदर उसको अदालत में पेश करो। आप 25 दिन के बाद आप जाकर किसी मीडिया हाउस में आप उसको लैंड कराते हो, ये कोई आईनी और कानूनी बात है? अच्छा, दूसरा क्या किया, दूसरे बंदे को उठाया, उसको कहा कि जनाब मीडिया हाउस दूसरे में ले गए। अच्छा, वहां से लेने के बाद फिर अगले दिन उसके घर वालों को ऐसे मिलाने लेकर गए और उसको मीडिया को जो फिल्माया गया आपने देखा, वो वीडियो किसने रिकॉर्ड की? वही तो मैं कह रहा हूं, जो लाए थे उसको, जो डाले काले डालू में लाए थे उनको, उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड की और उसको मीडिया को दी और वापस ले गए।
बंदे को सदाकत अब्बासी को घर से फिर वापस ले गए। सदाकत अब्बासी अब अपने घर नहीं घर में नहीं है, उस्मान अपने घर में है। उस्मान की इंफॉर्मेशन मुझे नहीं है, लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो किसी के जरिए मिली कि वो भी घर में नहीं है, उनको भी वापस ले गए, मुलाकात कराई, वापस ले गए। लेकिन मुझे ये बताइए, मैंने ये क्रॉस चेक नहीं किया, मैंने भी क्रॉस चेक नहीं किया, लेकिन मैं एक बात, एक गुजारिश करूंगा तारिक साहब, लेकिन उनके घर के अंदर वीडियो किसने बनाई, ये बड़ी अजीब बात है कि कोई बाहर का बंदा जाके उनकी फैमिली के अंदर वीडियो बनाए। मुझे घर की औरतें हैं, अगर कोई आउटसाइडर गया था तो बहुत काबिल मज़म्मत। नहीं मैं कंडेम करता हूं, अगर कोई आउटसाइडर गया बाहर तो से बहुत किसी की जाके काबिल। बनाई साहब, एक मुझे बात लगता है किसी भांजे ने, किसी भतीजे ने, छोटे किसी ने बनाई, मुझे नहीं और वो कोई ऐसी वीडियो भी नहीं थी नहीं, वो 2 मिनट के अंदर वो मीडिया को देता। ये क्रॉस चेक किस इंफॉर्मेशन को कर ले, फिर इसके ऊपर मैं बात करने पे तैयार हूं, लेकिन मैंने इसको वेरीफाई नहीं किया हुआ। मुझे बताएं, मीडिया हाउस से जो बंदा लेकर आए, अगले दिन घर में पेश किया, वो 24 घंटे थे या 48 घंटे थे, जो भी टाइम था, इस दौरान वो बंदा कहां था? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सवाल छोटा है, कौन लाया मीडिया हाउस, कौन लेकर गया घर? तारिक साहब के पास, और अगर बंदा सबसे पहले घर जाता है या मीडिया हाउस जाता है? जरूर नहीं, सिर्फ एक लाइन है कि ये मैं बिल्कुल ये कहता हूं कि जो तरीकाकार दर्ज है, बंदा अगर मुकदमा है उठाएं, उसे अदालत में पेश करें। लेकिन ये नहीं हुआ, ये जो जिनकी शोएब साहब बड़ी डिटेल में जो है वो पूरी की पूरी वो बता रहे हैं, ये नहीं हुआ कि हमने किसी पे कोई चरस डाली हो, हीरोइन डाली हो जो राना सनाल्लाह पे आपके दौर में डाली गई, ये नहीं हुआ कम अज कम। वो काबिल शर्म था, ये भी काबिल शर्म है। बंदों को उठा के ले जाएं, ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिएगा, उसको आप जस्टिफाई करेंगे? प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आज कुछ जजेस की ऑब्जर्वेशन बड़ी पावरफुल थी। चीफ जस्टिस फ़ायज़ ईसा, उन्होंने पाकिस्तान के आइन से खिलवाड़ के हवाले से एक बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी है, वो दिखाना चाहूँगा। बहुत हो गया इस मुल्क, खिलवाड़ होता जा रहा है कि जी ये तो नहीं कर सकता है पार्लियामेंट, हम जो मर्जी करें। मगर हम कहें नहीं, हम गलती करेंगे तो आपकी मजाल नहीं, हमारी तरफ आंख उठा के देखिए। हम एक और आईनी इदारे की इख्तियारात पे मीन मेख निकाल रहे हैं, और जब हम खुद ऐसे इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका वजूद ही नहीं होती। ये जो इस्तेमाल हो रही है ना अदालतें, वो कहते हैं ना ड्यू प्रोसेस, मिसयूज ऑफ ड्यू प्रोसेस, ये भी तो है ना। ये हमारे कंधे पे बंदूकें रख के चलाई गई हैं और मार्शल लॉ एंडोर्स किए गए हैं। भाई मास्टर रोस्टर भी बना दिया, फिर हमने कोई और चीज भी कर दी। कौन से इख्तियारात जो आइन में दिए गए हैं इस्तेमाल किए गए? किसी में हिम्मत नहीं पकड़ी पिटिशनर की साइड से कि बात कीजिए थी आपने कैसे जुरिसडिक्शन इस्तेमाल। ये जस्टिस फ़ायज़ ईसा की वो सच्चाई है जिसके ऊपर मैं कहता हूँ कि कुछ फ़ैसलों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को अवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए। उसमें एक तो सादिक और अमीन करार देने वाला फ़ैसला है इमरान खान का, एक नाहली का फ़ैसला है नवाज़ शरीफ का, भुट्टो की फांसी का फ़ैसला है, मार्शल्लाओं को इंडोर्स करने का फ़ैसला, और अभी हाल ही में 63A का फ़ैसला है। ये मावराए आइन फ़ैसले थे, कानून आइन इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ फ़ैसले थे। अगर आप इसकी इस्लाह करेंगे या किसी फ़ैसले से इस्लाह कर लें, अगर माफ़ी नहीं मांगनी, आज फ़ायज़ ईसा साहब ने उसका इकरार करके पहला कदम आगे उठाया है। किसी फ़ैसले में इसकी इस्लाह कर लें तो इस कौम के साथ बहुत भलाई हो जाएगी। दूसरा स्टेटमेंट भी वो पार्लियामेंट के ऊपर ही देते हैं। वो कहते हैं कि पार्लियामेंट हमारी दुश्मन, दोनों का काम अलग-अलग साथ चल भी सकते हैं। दिखाइएगा। अगर पार्लियामान चाहती तो एक कदम ज्यादा जा सकती थी, वो कदम उन्हें उठाया नहीं, और शायद इसलिए नहीं उठाया कि उनको हम पे एतबार है कि इसको हम खुद कैसे चलाएंगे। एक इदारे को दूसरे इदारे की इज्जत करना चाहिए। यकीनन मेरे ख्याल में पार्लियामान ने सुप्रीम कोर्ट की इज्जत की और रखी कि भाई ये कानून तो हमने बना दिया है, मगर इसमें आपको उस तरह से मैंडेटरी में पाबंद नहीं किया है। दुनिया जो है ना वो एक दूसरे के साथ मिलकर चलती। ये जो पार्लियामान है हमारी दुश्मन नहीं है, और यकीनन पार्लियामान हमें नहीं समझती हम उनके दुश्मन हैं। तो दोनों को साथ भी हम चला सकते हैं कि नहीं मेरा इख्तियार और तुम्हारा इख्तियार, हम क्यों उनको मनफी तरीके से देखें। एक स्टेटमेंट आपको जस्टिस याहिया अफरीदी की भी दिखाना चाहूँगा, फिर गुफ्तगू आगे चलाते हैं। दिखाइएगा। आपका जो कंसर्न था पार्लियामेंट के पास, चले हम ये भी ग्रांट कर लेते हैं पार्लियामेंट के पास पावर है, चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, हम गलत कर रहे हैं आप ठीक कर लें, तो आप वो चीज़ ठीक करें जिसका आपको ग्रीवेंस था। आपने तो पूरे सिस्टम को आपने टच किया। वाई डिड यू, इफ़ यू लुक एट इट, देखें चीज़ों को एकदम से सारी की सारी चीज़ों को ऊपर नीचे करना पॉलिसी वाइज भी गवर्नमेंट के लिए, पार्लियामेंट के लिए, उनका देखिए उनके पास पावर है, लेकिन उस पावर को आप कैसे एक्सरसाइज करते हैं वो भी आपने देखना होता है ना। एक पूरी इंस्टीट्यूशन है, इट्स अ फुल सुप्रीम कोर्ट, इट्स एन एस्टैब्लिशमेंट, इट्स अ टाइटैनिक, यू कांट जस्ट टर्न इट अराउंड के इस तरह आप स्टार्ट करें, एक छोटी चीज़ दें, बोले चले 184(3) को, और दूसरा है 186 जिसमें अपील नहीं है, रेफरेंस आ जाता है।
जी, प्रोग्राम में मेरे ख्याल गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बॉर्डर साहब, कुछ जजेस जिनके मतलब कुछ मामलात में हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं, फ़ायज़ ईसा साहब या मिन्नल्ला साहब को इंसानी हकूक़ का मामला सुन रहे हो तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड होता है कि ये सख्त किस्म का मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे फ़ंडामेंटल राइट्स को डिफेंड करने के लिए। या अफरीदी साहब इंडिपेंडेंट माइंडेड जज हैं। अभी ये जो मामला 63A का चल रहा था या इलेक्शन वाला चल रहा था, तो उसमें अतर मिन्नल्ला या अफरीदी या जस्टिस मंसूर जो पोजीशन इख्तियार करते थे वो बड़ी क्लियर थी, जो उस वक्त के चीफ जस्टिस बंदयाल से मुखालिफ होती थी, लेकिन वो पोजीशन अपनी लेते थे। बेंच से उठना पड़ा, इख्तिलाफी नोट देने पड़े, दिए उन्होंने। लेकिन ये आज एक माइंड भी अपना दे रहे हैं कि फ्यूचर केसेस के अंदर ये क्या रुख इख्तियार कर सकता है। मुझे लगता है कि कुछ मामलात में जैसे अकाउंटेबिलिटी वाला मामला होगा या चोर रास्ते से किसी को टांगने का या चोर रास्ते से किसी लटकने वाले को बचाने का, वो रास्ता ही लोग बंद करेंगे। देखिए, ये जो या अफरीदी साहब का आपने कहा या आपने मंसूर अली शाह साहब को कहा, ये बड़े काबिल ज़बरदस्त किस्म के जजेस में से हैं और बड़े बोल्ड भी हैं। तो मेरा अपना ख्याल तो है कि देखिए, हम एक सिमत सही नज़र आना शुरू मुल्क की एक किरण मैं कह रहा हूँ, जब आप किरण दिखा रहे हैं, फाउंडेशन डाल रहे हैं, दोनों मिलके, दोनों चीफ जस्टिस, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जो अच्छे मोहतरम सारे मेजॉरिटी बाय एंड लार्ज, एक दो को छोड़ के जो अच्छे जजेस हैं, नहीं सारे काबिल एहतराम जजेस हैं, बस उनका एक अपना माइंड है जो उन्हें देना चाहिए। आज की जजमेंट में आया ना, नजर आया। देखिए, मैं उस पर आपसे यही कह रहा हूँ कि देखिए, आप फाउंडेशन अच्छी डाल रहे हैं, उस पर आप कीचड़ की छत नहीं डाल सकते। देखिए, अभी चीफ जस्टिस साहब का भी मसला एक ही है और चीफ आर्मी स्टाफ साहब का भी एक ही मसला है। मसला ये है कि गरीब को रोटी किसने देनी है, कैसे सस्ती देनी है, कैसे मिलेगी, उसकी बच्ची रेप ना हो, उसका कत्ल ना हो, उसके बाद उसको जस्टिस मिल जाए। अभी तो डीएनए हम चेंज कराते फिर रहे हैं, अभी तो पकड़ ही नहीं पा रहे हैं वैसे इतनी सख्ती के बाद भी। तो देखिए, ये बड़ी शर्मनाक चीज़ है सबके लिए, हम समेत। इन दोनों को जिनका रोल आपने बताया, उनको सिर्फ अपना जो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है वो ईमानदारी से अदा करना चाहिए, मुल्क बच जाएगा। एक बार उनको हुकूमत करने की एग्जीक्यूटिव का रोल लेने की मुझे आप बताएं कि मैं इस पार्लियामेंट को सुप्रीम मान लूं, जिसके राजा रियाज पार्लियामेंट है ही नहीं। राजा रियाज साहब ऑपोजिशन लीडर थे, आज इनकी पार्टी के कारकुन बन गए। मैं इस पार्लियामेंट को सुप्रीम मान लूं, कैसे मान लूं? स्मगल गाड़ियां चलाते हैं, चोरी रिश्वत का सारा काम करते हैं, जो सारे आज तक बजट लिए खा गए हैं, गरीब को मार दिया, जो वोट लेके जिस चीज के लिए आए थे वो सब फैक्ट्रियां इनके पास है। मैं इनको मान लूं, इस पार्लियामेंट को मान लूं। 342 लोगों में से 342 लोगों में से ईमानदार था कोई? 342 लोगों में से 342 ही ऑपोजिशन का भी किरदार अदा कर रहे थे, दोस्त भी थे, पीडीएम का हिस्सा भी थे। एक राजा रियाज को आपने कर दिया आवाज कारकुन ने, तो आप मुझसे क्या बातें कर रहे हैं? राजा रियाज को पिन पॉइंट ना करें, फिर तो 342 ही राजा 342 ही राजा रियाज साहब थे। मैं तो कह रहा हूँ, ये ड्रामा फिर कौम के साथ ना हो जाए कहीं, तो कौन डिसाइड करे? इस कौम का जो तरीकाकार है रन करने का, वो चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए। आपको सारी उम्मीदें आर्मी चीफ या चीफ जस्टिस से वाबस्ता नहीं करना चाहिए। ये उम्मीद करनी चाहिए कि वो अपना आईनी जिस मुल्क के अंदर मरे हुए का वोट डल जाता हो, उस मुल्क में कौन चूज करेगा? अवाम, जो अपनी रोटी के लिए अपने बच्चों को मरवा रही है, गटर के गिरने में मरवा रही है, गरीब मरता चला जा रहा है। और हम माजी भी नहीं भूल रहे इन लोगों का, इनका माजी नहीं भूल के फिर कह रहे हैं फाउंडेशन सॉलिड डल गई लोहे की, आओ कीचड़ की छत। तारिक फाजिल साहब, जो काम आपको सही करना चाहिए, मैं तो नहीं उम्मीदें वो बांधूंगा कि जो काम आपका करना कोई और करे, लेकिन ये उम्मीद करूंगा कि आप अपना काम सही से करें, जो आप अब तक नहीं कर पाए। बात बड़ी सीधी सी है। जिन मसाइल का या जिन आप ये कहें कि ज़्यादतियों का और सोसाइटी के अंदर जो कानून को अपने मकसद के लिए, मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं कोई, और इसके लिए कोई पार्लियामेंट के अंदर होना ज़रूरी नहीं है। जो पावरफुल है, जिसके पास वसाइल हैं, वो कानून को तोड़ मरोड़ के अपने हक़ में इस्तेमाल करता है। ये एक हकीकत है। मैं उस पर तो इनके साथ हूँ कि बिल्कुल ये गलत है, इसे ठीक होना है। लेकिन वो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक राजा रियाज को टारगेट करके आप जो है वो इससे कोई चीज़ साबित नहीं होती ना। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ भाई, आप अब वो जो आपने बताया कि 342 का अगर ऐवान है, तो उसमें सारे के सारे कोई एक कॉन्डक्ट के भी नहीं है, सारे के सारे करप्ट नहीं है, सारे के सारे चोर भी नहीं है। इस निज़ाम को दुरुस्त करना है, कैसे होना है, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। हम आज भी जब ये राजा रियाज का नाम लेते हैं ना, असल में एक इशू ये है कि हम लोग ये नहीं सोचते कि राजा रियाज एक करैक्टर है उस 342 के अंदर। उस राजा रियाज की उस पर्ची के ऊपर जिस पे काकड़ साहब का नाम लिखा होगा, उसको मंजूरी देने के लिए साथ शहबाज शरीफ ने भी मोहर लगाई है, तो तब वो वज़ीर आज़म बने। बिल्कुल ऐसा ही नहीं, वो एक सिस्टम है, वो उनकी मर्जी है। जिस वक्त दूसरे का भी नाम लेना, उसका नाम जिस वक्त में वो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थे, वो एक कानून था, वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें प्रोविजन है जिसके तहत वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे।
असेंबली खत्म हो गई है, अब ज़ाहिर है उनका अपना एक प्रोरोगेटिव है कि वो वैसे किस कॉमेडी पार्टी को ज्वाइन प्रोग्राम था करते सर, हैं, ये वो क्या करते हैं। आईनी काम नहीं था, ये कॉमेडी प्रोग्राम लेकिन था। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उस चीज़ को ठीक करना, इस खराबियों को ठीक करना, ये मकसद है और ये होना चाहिए। मैं और शोएब शाहीन साहब आज भी एक प्रोग्राम में थे और इलेक्शन के निकात के हवाले से एक प्रोग्राम था। मैंने उसमें सिर्फ एक बात की, मैंने कहा ये जितने आप ये कहें कि नॉन स्टेट एक्टर्स, मैं उन्हें इसलिए कहूँगा कि कोई NGOs लगे हुए हैं जनाब, कोई फलाना लिख रहा है, मीडिया भी लिख रहा है, फलाना के सारे लिखें, बात करें, प्रोग्राम करें इस पर। जब तक पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज़ बैठ के इन चीज़ों को स्ट्रेट लाइन नहीं करेंगे कुछ भी नहीं होगा। वैसे नॉन स्टेट एक्टर्स की टर्म्स उन दहशतगर्द ग्रुपों के लिए इस्तेमाल होती है, आपको कम से कम इन लोगों के लिए वो टर्म इस्तेमाल कहता हूँ करनी चलें चाहिए। आप उसके लिए कोई बेहतर टर्म लें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। कोई मुनासिब ऑल स्टेक होल्डर्स कह देता हूं मैं, तमाम स्टेक होल्डर्स जो है पूरी कौम है, ये ठीक बात है, पूरी कौम स्टेक होल्डर है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज आपने रास्ता यही है जहाँ से आपको गुजरना है। सिविल सोसाइटी स्टेक होल्डर्स है, ये ओपिनियन मेकर्स है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ओपिनियन मेकर्स है, वो ओपिनियन देते हैं, राय आम बात। लेकिन सर बात ये है, देखें सबसे बुनियादी चीज यह है, या तो हम बादशाहत का ऐलान करते हैं, अगर बादशाहत नहीं है, किसकी बादशाहत है अभी पाकिस्तान में? पाकिस्तान में अभी कौन है? टू पार्टी सिस्टम। अभी बादशाह सलामत कौन है सर? अब वक्त जरूरत मतलब नवाज शरीफ तो 3 साल पहले जेल में रहा, फिर 4 साल से बाहर भागा हुआ है, तो अभी तो बादशाह तो नहीं हो दो को सकता। कहेंगे ना। दूसरा वजीर आजम भी जेल में है। देखिए दो बादशाह, अभी अब 2 बादशाह सलामत है जिनकी जो अभी बादशाह कौन है? दोनों हैं। नहीं, एक का नाम एक नहीं 2 हैं। अभी कौन चीफ है? जस्टिस साहब है और चीफ आर्मी साहब। अभी दोनों वो बादशाह सलामत। बस। चलो अब ये देखिए, दुरुस्त अगर statement आपने दे दिया। बादशाहत अनाउंस कर देनी है तो और अच्छी सिंपल ले जा रहे हैं, तो कोई बुराई नहीं है। खत्म कर दें, कहें कि ये 2 बादशाह हैं, इनकी पावर्स आप डिराइव कर दें, डिफाइन कर दें, बाकी सारी अवाम में रियाया है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन ये नहीं हो सकता। देखें, जब जमहूरियत है, अगर मैं एक बात बता दूं, जमहूरियत को पिछले 76 साल से चलने दिया जाता तो ये जो 99% हमारे मुल्क के मसाइल हैं ये ना होते, ये आपके मुल्क के मसाइल हल हो चुके होते। आपका आधा पाकिस्तान जो टूट गया है वो भी आपकी अगर जमहूरियत चल रही होती, हमने किसी का हक उनको दिया होता। 161 सीटों वालों को हम कहते हैं कि तुम्हारे खिलाफ हम फोर्स यूज़ करेंगे, तुम्हें नहीं देते इक़्तिदार। तुम्हारे यहाँ जो हमने वो इजलास रखा हुआ है उसको भी बाइकाट करते हैं, उसको भी ख़त्म करते हैं, तुम गद्दार हो। तो मुझे बता दें तो फिर क्या होना था? खुदा ना खास्ता हमारा मुल्क 2 लाख हो गया। और आज जो कुछ हम कर रहे हैं, आज भी हमने कहते हैं कि जो जितने 71 में जो कुछ हुआ उसके अंदर जो गलतियां इस्टेब्लिशमेंट ने या फ़ौज ने उस वक्त की, उस वक्त के इंतखाबी नताइज को तस्लीम जिसको इधर बैठ के भी करना चाहिए था वो कर लेता, तो उसको भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता। तो ये दिन ना हमें देखना पड़ता, पाकिस्तान टूटता ना टूटता। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना, आज भी इंतखाबी नताइज तस्लीम नहीं किए गए। आज भी मुझे बताएं, आपके अभी 2 पिछले इंतखाबात का भी एंड यही है, ना 13 वाले तस्लीम किए इमरान ने, ना 18 वाले तस्लीम किए अपोजिशन ने। पहली बात तो ये है कि आपने इस मुल्क को लोगों के फैसले को एक्सेप्ट नहीं करना। ताकतवर लोगों ने कहा है कि जब तक कबूलियत नहीं आएगी मकबूलियत की कोई हैसियत नहीं है। ठीक है, अगर आपने ये करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दो। देखें 2 चीज़ें फिर कर दें, पब्लिक का वोट प्लस ऊपर से अप्रूवल। किंग की अप्रूवल ले लो ना, फिर आप किंग की अप्रूवल के बगैर आपको कोई हैसियत नहीं होगी कि आप करें। 71 में किंग की अप्रूवल का इशू नहीं था सर। 71 के इंतखाबात शायद बाकी इंतखाबात की निस्बत सबसे बेहतर इंतखाबात, लेकिन आपने उस रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। इधर वाले ने कहा मैं ही रहूंगा, मेरी वजारत है उसमें 80 सीटों वाले ने कहा, और उस वक्त के याह्या खान ने भी कहा कि नहीं जी, उसको ये फायदा था कि जी वो शायद प्रेसिडेंट बन जाएगा। फैसल वाडा साहब, और उसको फैसल वाडा साहब जो नेक्स्ट इलेक्शन है वो पाकिस्तान की तारीख का शायद सबसे ज़्यादा डिफाइनिंग मोमेंट होना है, क्योंकि जो 10-12 साल के अरसे से हम इस क्राइसिस से गुजर के आए हैं, इन इंतखाबात ने यह तय करना है कि हमने आगे सड़कों पर ही रहना है, इस कौम को और जलीलो ख्वार करना है या मुश्किलात का हल ढूंढना है। सर 1 साल भी नहीं चलेगा अगर इस तरह का मुतनाज़ा अगर हुआ। और इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, ये 2 वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है जो पिछले 75 साल से चल रहे हैं। लार्जर इंटरेस्ट तो वो फिर आप एस्टैब्लिशमेंट की तरफ चले जाते हैं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ 2 बड़े इंपॉर्टेंट लफ्ज़ हैं, अल्फाज है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं 13 महीने से 16 में 17 महीने मैक्सिमम को 3 मारा तो ये सिस्टम चलेगा, क्योंकि देखिए जिसने सिस्टम की खराबी की है। आप कहते हैं इलेक्शन अगर होंगे तो 3 माह चलेगा, मैक्सिमम 11 से 16 महीने के अंदर, साल डेढ़ साल, क्योंकि जिन्होंने निज़ाम को तबाह किया है। देखिए मुझे आइन कानून और जमहूरियत से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या वो रोटी दे रहा है, क्या वो स्कूल दे रहा है, क्या वो मेडिकल फैसिलिटी दे रहा है, क्या वो रोडें दे रहा है, क्या वो पानी दे रहा है, क्या वो अस्पताल दे रहा है, गरीब का पेट भर रहा है, चाय पी सक रहा है, तेल खाने में डाल सक रहा है। अगर ये सब चीज़ें दे रहा है तो 100 सलाम है जमहूरियत को। अगर ये चीज़ नहीं दे रहा और गरीब का हक मारता जा रहा है, मरता चला जा रहा है, मतलब क्या होना चाहिए? इसका मतलब सर नहीं, इसका बहुत सिंपल सा जवाब है। आपको यही
एक्सपायर्ड लीडर्स का ही नाम है, उनकी नालायक औलाद को हम लेके भाई चले, ये डॉक्टर साहब बैठे हुए इनको ले आए, वो उनको ले आए, अली मोहम्मद खान जैसे लोगों को पार्टी में ले आए, कि साफ सुथरे लोग 24 करोड़ आवाम के अंदर यही लोग हैं, इसके अलावा हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान इनके बाप की जागीर है, देखिए इंडस्ट्री है, इसको भी दे दे। 2011 में इस्टेब्लिशमेंट ने एक चीज़ सोची जो आज आप दोबारा उसको 2023 में दोहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये बारियां लगा के बैठे हुए हैं, पाकिस्तान को डुबो के खा गए हैं ये सारे, जिन्हें नवाज शरीफ भी चोर है, जरदारी भी चोर है, इसलिए इमरान खान को सिस्टम में लॉन्च करते हैं। ये इस्टेब्लिशमेंट ने 2011 में लॉन्च किया है PTI वाले फिनोमिना को। पूरा जोर लगा, अक्टूबर 2011 के जलसे से लेकर 2018 में उसकी हुकूमत बनी। अब फौज पूरी, इस्टेब्लिशमेंट पूरी, और उसकी आमना सामना हो रहा है, क्योंकि 9 मई को वो फौजी इदारों के ऊपर ही चढ़ाई होगी। ये आपका तजर्बा हुआ है सर, मेरी बात ये आप आर्टिफिशियली तजर्बे नहीं कर सकते, एक ये इवॉल्व होने देने के ग्रासरूट से। साहब, आपने बिल्कुल 9 मई का वाकया आपने याद दिलाया, PTI का बिल्कुल कंडेम करना चाहिए, इस पर कोई माफी नहीं है, दुश्मन भी काम नहीं करता, बोल बोल के थक गए। लेकिन क्या हम ये भी भूल जाएं कि तैयारा हाईजैक केस जिसमें नून लीग ने, नवाज शरीफ साहब ने एक आर्मी चीफ को, सिटिंग आर्मी चीफ को जहाज में अगवा करके इंडिया उतारने की कोशिश की और नीचे पंजाब पुलिस का मेडल लगाने की कोशिश की, वो भी भूल जाए, हम शेडी में जाना ही भूल जाए, हम सबके माजी भूल जाए। क्या वजीर आजम को एक और आज बाजवा साहब का इंतजाम कर रहे हैं, एक्सटेंशन क्यों सबने मिलकर दी थी, सबने मिलकर क्यों दी थी, PTI समेत, नून लीग समेत, पीपल्स पार्टी समेत, असूली क्यों बने थे? क्या वजीर आजम को आर्मी चीफ को डिसमिस करने का इख्तियार था 12 अक्टूबर से पहले या नहीं था? वजीर आजम को आर्मी चीफ को डिसमिस करने का इख्तियार था। 12 अक्टूबर 99 की आपने मिसाल दी। हाँ। वजीर आजम को आर्मी चीफ को डिसमिस करने का इख्तियार नहीं, यस सर नो, नहीं सर, आप दोनों का कंपैरिजन करें। आप ये कहें कि डॉक्टर साहब की कॉफी और मेरी कॉफी, भाई इसने भी काम किया, उसने भी काम किया, उसने भी काम किया, सारी पार्टी की बात करें। नहीं सर, अब अल्ताफ माइनस कर दिया आपने, उसने भी गाली दे दी। मुझे जवाब दें पहले, 12 अक्टूबर 99 क्या वजीर आजम मेरा बहुत सीधा हिसाब किताब है, ये सारी 18 पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट पर अटैक किया है। हाँ, इन्होंने किया सुप्रीम कोर्ट पे। बात बड़ी सीधी सी है, ये बार बार ये बात कर रहे हैं जनाब, दोबारा इन्होंने बात की जिनकी बारियां लगी हुई हैं, फलां लगा हुआ है, ये वो, दोबारा इन्होंने हमारे मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर जो कमज़ोरियाँ हैं, कोताहियाँ हैं, महरूमी हैं, उनका इन्होंने जिक्र किया। दो मेरे बड़े सिंपल सवाल है। पहली बात तो ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो उसी लीडर के नाम के ऊपर इलेक्शन लड़ती हैं कि जिसके नाम के ऊपर वोट पड़ता है। जो वोट नवाज शरीफ के नाम पे पड़ सकता है वो डॉक्टर तारिक के नाम पे नहीं पड़ सकता, ये एक हकीकत है, ये मुझे भी पता है, ये सबको पता है, पता होनी चाहिए। ये बात होती है आपको मकबूल तरीन लीडर के पीछे इलेक्शन लड़ना पड़ता है, उसके नाम के साथ आपकी पार्टी के नाम जुड़ा होता है। ये पहली बात का जवाब है। दूसरी बात ये है कि ये जो उन्होंने मुख्तलिफ वाक़यात का जिक्र किया, 12 अक्टूबर का जो जिक्र किया, फ़लाँ किया, ये हमारी माजी के वो, आप ये कहें कि आपने अभी सकूत ढाका का जिक्र किया, इनसे में सबक सीखने की ज़रूरत है, इसमें कुछ आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई की थी इसलिए कि उस वक्त के चीफ जस्टिस सजाद अली शाह आपके खिलाफ एक फैसला देने की पोजीशन में थे, आपने 2 सुप्रीम कोर्टें बिठा दी। अब उसके ऊपर आप लोगों को कौन से माफी मांगने की? देखिए बात ये है कि जो मिसाके 12 अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर आर्मी चीफ को डिसमिस करने का इख्तियार रखता है पाकिस्तान में, वो इस बात का इख्तियार था उसका, उसको डिसमिस करने का। उसने ऊपर से बैठ के जो कुछ किया वो भी आपको पता, तारीख का हिस्सा है वो चीजें सारी। फिर जाने दिया इन्होंने, एक्सटेंशन भी दी। जिन चीज़ों की हम बात कर रहे हैं ना कि ये फलां दौर में ये हुआ, ये मिसाके जमहूरियत इसीलिए हुआ था कि वो गलतियां जिनका आज आप जिक्र कर रहे हैं वो तस्लीम करके आगे बढ़ने की बात की। सर आपने मिसाके जमहूरियत साइन किया था, साथ दुबई में मुज़ाकरात हो रहे थे। चले मैंने इनकी सारी बातें मान लेता हूं। 16 महीने की परफॉर्मेंस देख के कैसे कौन माफ कर देगी? उस पे नहीं वोट मिल सकता। 16 महीने की परफॉर्मेंस कौन को फैसला कर रहे हैं? बताएं 16 महीने में जो हमसे किया हम जवाब देंगे, जो 4 साल इमरान खान ने किया वो गुजारे ना, 10 साल क्या उन्होंने मसाइल हल कर लिए? क्यों एनआरओ दिया था पीपल्स पार्टी को? क्यों एनआरओ दिया था बाकी जमातों को? क्यों उसने प्रॉपरली एहतसाब नहीं किया? और वो पैट्रियाट्स किसने बनाए थे? वो PML क्यों मुस्लिम लीग नून के बतन से किसने पैदा की थी? वो चला लेता ना, मसाइल हल कर लेता। अच्छा उससे आगे जाते हैं, मुझे बता दें क्या ज़ियाउल हक ने मसाइल हल कर दिए? सर मार्शल्लाई अदवार जो है ना उनका अंजाम 71 था, फिर उनका अदवार ये जैश लश्कर सपा तंजीमें ज़्यादा और उसके बाद हमारी सिविल सोसाइटी के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर जो अनरेस्ट है ये मुशर्रफ दौर है। मैं सिर्फ आपको आखिरी बात कर दूं,
आज भी असगर खान केस और फैजाबाद धरना केस के ऊपर एग्जीक्यूट कर दें, होगा। आपके 100% होगा। मसाइल फ्यूचर के कम ये से कम जमहूरियत फैजाबाद के पे आगे। होगा। फैजाबाद पे पूछ लें क्या बिल्कुल होगा, एग्जीक्यूशन होगी। फैजाबाद धरने और के असर ऊपर खान फैसला केस। देने वाले जनरल जस्टिस फाइज ईसा हैं, हाँ वही देंगे। और जो Execute नाम भी है होगा। जनरल नहीं, फैज का नाम जिस- है, जिसका भी नाम है, बड़े बड़े उसका नहीं है, सभी का है। खानों का नाम है, उस पर एग्जीक्यूशन होगी। वो 1 है, 2 है, 6 है, और जो भी है। असर क्या खान केस, जस्टिस असर फाइज खान ईसा केस। इस मौजूदा केयर टेकर सेटअप को तलब करके कहेंगे कि वो जो ऑर्डर था उसके ऊपर अमल दरामद करें? सर देखिए, एग्जीक्यूशन चीफ जस्टिस फाइज साहब जरूर करवाएंगे 100%, अगर अल्लाह के हुक्म से। उसके अंदर जनरल फैज हमीद का नाम सर है, जितने तुरम जमीद खान ही है, सिर्फ 2 नहीं, है, 6 बादशाह है, साहब 50 का है, भी जो भी है, जमीद भी है, ठीक है, उस वक्त के जो तमाम है, के ऊपर जो लोग जितने हैं, पाकिस्तान के उसके तुरम अंदर खान है, डायरेक्शंस उनके हैं, ऊपर उसके एग्जीक्यूशन अंदर होगी, डायरेक्शन और सारी एक और है। उसमें फाउंडेशन पाकिस्तान की चढ़ेगी। और नदीम साहब, असगर खान केस जो असगर खान- बुनियाद है तमाम और बुराइयों असलम की, खान केस के अंदर एक वो जो डबल जो कहना चाहिए बर्डन बन जाता है, वो असद दुरानी साहब का एफिडेविट है। फिर जो एफिडेविट है लोगों ने उसके बाद उसकी सूरत हाल बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो जाती है, क्योंकि एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया जमा कराए हैं और लोगों ने एक्सेप्ट किया, हमने पैसे दिए हैं। तारीफ और उसके बाद आपकी आज जमात उसको की हुकूमत खामोश थी, होकर बैठे फैजाबाद हैं। धरने के ऊपर आपके जाके वहाँ कुछ मिनिस्टर्स को गवाही देनी पड़ेगी। एहसन इकबाल साहब वज़ीर दाखिला थे, उनको भी बताना पड़ेगा। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट अगर बुलाएगी तो ज़रूर जाएंगे। अदालत उज़्मा है, उसके ना फैसलों से हमें कोई इख्तलाफ है और ना उसकी तलबी से कोई इख्तलाफ है। लेकिन फैसल वोडा साहब आज पता नहीं तर्जुमानी किसी किस नहीं अंदाज कर से रहा, कर रहे किसी हैं, नहीं क्या कर कर रहा, रहे हैं। किसी नहीं, आज तो इन्होंने बड़ी खतरनाक बात बताई। इन्होंने कहा कि वो एग्जीक्यूशन होगी नहीं, मैं फैजाबाद धरने आखिर फैसले बात की। कर रहा हूँ कि तर्जुमानी किसकी कर रहे हैं, किसी कि की नहीं वो कर रहा, तो मैं तो आपकी कर रहे हैं, आपको कॉफ़ी पिलाई आज तो- इन्होंने। नहीं, उसके लिए मैं अगर शुक्रिया अदा करता हूँ। फैसल सुप्रीम वोडा कोर्ट साहब, के- तारिक फजल सुप्रीम चौधरी कोर्ट के साहब, तर्जुमान शोएब लग रहे फ़हीम हैं साहब, मुझे आप आज ये। सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।